एक बार फिर मैं आपका स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में करता हूँ। आज मैं मेरा आपके सामने आने का उद्देश्य है जो 10वीं बोर्ड है, उस 10वीं बोर्ड में जो गणित का पेपर है उसके जो ब्लूप्रिंट जारी किए बोर्ड ने, मैंने अपने पूरे दिमाग लगा के उस ब्लूप्रिंट के आधार पे एक मोस्ट प्रश्नों का एक समूह बनाया है, इस ताकि सबको फ़ायदा मिले, कमज़ोर को भी, होशियार को भी, मध्यम श्रेणी के बच्चों को भी। तो इस बनाने का उद्देश्य ये होता है मेरा कि भाई हम कम समय में और कम प्रयास में ज़्यादा फ़ायदा लें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी किताब निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता इतनी होती है कि वो निकाल पाएँ, तो अपना टाइम पूरे में निकालने में खर्च कर देते हैं, तो वो न ज़्यादा के रहते हैं न कम के रहते हैं। लेकिन अगर वो सेलेक्टिव यानी चुन कर यानी प्रश्नों को सेलेक्ट करके तैयारी करें तो शायद वो सफल हो जाते, है ना। लेकिन वो ऐसा न करके पूरे के पूरे पूरे कोर्स के पीछे पड़ रहते हैं, वो जो ठीक नहीं रहता। तो मेरे ये मोस्ट प्रश्नों का एक वो पेपर बनाया है। मेरा ये भी दावा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कैसे प्रश्न आएंगे, हाँ, लेकिन ये है कि इसके जैसे आएंगे। इसके जैसे हो सकता है संख्या चेंज हो जाए, लेकिन आएगा वो उसी के जैसा। जैसे मैंने कह दिया कि इस प्रश्नावली में माध्यिका आएगी, तो माध्यिका आएगी, सवाल संख्या चेंज हो सकती है लेकिन आएगी माध्यिका। तो कहने का मतलब है पेपर की मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसा कैसे आएगा, यही सवाल आएगा, इसके जैसे दूसरे सवाल आ सकते हैं लेकिन आएंगे इसी के जैसे। दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कहता कि 100% आएगा, 70% आएगा, 80% आएगा, 90%। मैंने अपनी तरफ से ब्लूप्रिंट का पूरा अध्ययन किया, पूरा दिमाग लगाया, उसके आधार बनाया ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो मेरा तो प्रयास रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मिले, बाकी आपकी किस्मत है। तो देखिए, इसमें मैं अभी तो पेपर ही बताऊंगा, जो पेपर के प्रश्न हैं, प्रश्न किस तरह के आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। बाद में मैं अलग से इनको हल भी करवाऊंगा, लेकिन मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। आप इसके वीडियो को रोक कर दोबारा देखकर या स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को उतार सकते हो। इसमें देखो जो पेपर आएगा ना, उनमें अब इस बार गवर्नमेंट ने अभ्यासाध्याय भी आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे, और 1 नंबर वाले भी आएंगे, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, 3 नंबर 4 नंबर के भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे। 3 नंबर और 4 नंबर की विशेषता यह है कि इस बार 3 नंबर के और 4 नंबर के जो भी प्रश्न आएंगे ना, वो अथवा में आएंगे, अर्थात हमारे सामने एक सवाल छोड़ने का विकल्प रहेगा। तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ। अब देखिए, मैं प्रश्नों पे आ जाता हूँ। हमारे जो 10वीं कक्षा की पहली प्रश्नावली है गणित की, उसमें देखो, इसमें एक सवाल तो है, क्या नाम से, 1 नंबर का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी अभ्यासाध्याय वाला आएगा। एक अति लघुत्रात्मक, यानी जिसका उत्तर एक शब्द में हो, दो एक लाइन में हो, और 2 नंबर का एक लघुत्रात्मक आएगा, यानी 4 नंबर की प्रश्नावली है। अब इसमें क्या सवाल आ सकते हैं मेरे हिसाब से, देखो मैंने कोई सवाल दिया है जैसे 135 और 225, इसका मैसेप है, यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है। किस किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों में से कोई सी विधि आ सकती है ना। इसके अलावा 13/125 को जो आपने दशमलव संख्याओं में बदलिए, इसको दशमलव में कैसे बदलते हैं, ये दोनों सवाल छोटे सवाल आने की संभावना है ना, तो आप इनको निकाल लेना। दूसरा देखिए, जो थोड़ा 2 नंबर के सवाल ये आ सकता है, तीसरा वाला 2 नंबर के हिसाब से बनाया मैंने। दर्शाइए कि √5 तथा 2√2 एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों अलग अलग सवाल है। √5 को आप अलग तरीके से हल करोगे, 3√2 को थोड़ा अलग तरीके से। एक सवाल नहीं है, लेकिन मैंने 2 संख्याएं एक सवाल में डाल दी। तो ये जो तीसरा सवाल है, ये 2 नंबर वाले में आ सकता है, और ये पहला और दूसरा 1 नंबर वाले में आ सकता है। ठीक है, फिर लेते हैं हम दूसरी प्रश्नावली। देखो, ये दूसरी प्रश्नावली है, इसमें 1 नंबर का तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 नंबर का आएगा अति लघुत्रात्मक, और 2 नंबर का आएगा लघुत्रात्मक। वो सवाल कौन से होंगे देखते हैं। देखिए, इसमें ये सवाल जो मैंने पीले कलर से वो हाईलाइट कर रखे हैं, उसका मतलब है ये ज़्यादा नंबर वाले हैं। 4 नंबर वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं, 2 वाले, कम से कम 1 वाला नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। बाकी ये जो और प्रश्न दिख रहे हैं ना, ये 1 नंबर वाले हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, रिक्त स्थान हो सकते हैं, अति लघुत्रात्मक भी हो सकते हैं। देखो, इसमें जैसे कि ये सवाल है,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य के व गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। एक सवाल ये हो गया। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो ये दो सवाल है, इस टाइप के आपके सवाल आ सकते हैं 2 नंबर का। बाकी जो 1 नंबर वाले सवालों में देखो, x माइनस 1 कोई व्यंजक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a का एक गुणनखंड है, यानी कि ये वाली संख्या इसका गुणनखंड है। तो बताओ इसमें a का मान क्या होगा, a का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a का एक शून्यक 2 है तो बताओ a का मान क्या होगा। ये सब 1 नंबर वाले सवाल आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a व b है, ये व है ना, तो a प्लस बी तथा ए बी का मान ज्ञात करो। इसके अलावा देखो a प्लस बी व ए बी के मान ज्ञात करो, देख लिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 समीकरण की घात क्या हो सकती है ना। और एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो a का मान क्या होगा। तो ये प्रश्नावली थी आपके कौन सी, दूसरी प्रश्नावली। अब मैं तीसरी प्रश्नावली पे आता हूँ। इनके नंबर देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक, 2 नंबर का आएगा लघुत्तरात्मक। इस प्रश्नावली की एक बात और मैं विशेष बता दूं आपको। पहले इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का आता था, वो ग्राफ। इस बार 4 नंबर का कोई सवाल है नहीं, इसके अंदर 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर के में ग्राफ नहीं आ सकता, इसलिए ग्राफ के आने की संभावना कम है। तो ज़्यादा ताकत नहीं लगाए कि ग्राफ को आप वो पीछे पड़ जाए, क्योंकि संभावना नहीं है कि ग्राफ आएगा। 2 नंबर में कोई ग्राफ बनता नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े से बड़ा नंबर 2 है। इसमें छोटे सवाल आएंगे आपके 2 नंबर के में। देखो, एक तो विलोपन विधि है या विस्थापन विधि है, इनको जरूर देख ले। 2 नंबर में विलोपन विस्थापन विधि में से एक जरूर आएगी, है ना। बाकी 1 नंबर में क्या आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें 1 नंबर के सवालों में आपके आ सकते हैं 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है, तो इसे बीजगणित रूप में लिखो। मतलब इसका सवाल हल नहीं करना, इसको केवल क्या है, इसको केवल आपको समीकरण बनाना है। या 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये किस प्रकार का समीकरण है। किस प्रकार मतलब संगत है या असंगत है, या फिर अनंत हल है, या इसका कोई हल नहीं है, या फिर इसके अद्वितीय हल है। इस टाइप के कोई सवाल आपके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरे और इसके सवाल। और सवालों में देखिए, 2y प्लस एक्स बराबर 6 को संतुष्ट करने वाली सभी संख्याएं कौन सी है। मतलब x और y का हम क्या मान रखें कि उत्तर दोनों साइड बराबर आ जाए। p कोई 6 और 7 है, तो इसकी एक शख्स से दूरी क्या होगी। एक शख्स का बिंदु इनमें से क्या हो सकता है, यानी एक शख्स पर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये 2 3 2 0 0 2 2 2, इनमें से कौन सा, ये मतलब अबसद है। ये 4 में से इसका उत्तर क्या हो सकता है। a 5 माइनस 4 किस चतुर्थांश में हो सकता है। x माइनस वाई प्लस 120 और 3x प्लस 2y माइनस 12, इसको हल करो। मतलब ये विलोपन विधि भी हो सकती है, विस्थापन विधि भी हो सकती है। ठीक है ना। ये आपके थी कौन सी प्रश्नावली, तीसरी प्रश्नावली। अब लेते हैं हम चौथी प्रश्नावली। देखो, चौथी प्रश्नावली के बारे में एक बात बता दूं मैं, इस केवल एक सवाल आएगा इसमें 4 नंबर का, तो छोटे सवालों के पीछे नहीं पड़े। इसमें बड़े बड़े सवाल है, जितने भी वो निकाल लें जहां तक हो। मेरे हिसाब से क्या बड़े सवाल मोस्ट हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। जिनके वर्गों का योग क्या हो, 290 हो। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। तीसरा सवाल, क्या ऐसा बाग बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर हो। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। क्या परिमाप 80 मीटर व क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का पार्क बनाना संभव है। लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करो। तो चौथी प्रश्नावली में एक सवाल आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई आ सकता है। आप सलाह है कि पूरी भी देख सकते हो। अब देखते हैं 5वीं प्रश्नावली। देखो, 5वीं प्रश्नावली देखो, इसमें 1 नंबर का तो अभ्यसाधक आएगा और 1 नंबर का और, यानी 2 अभ्यसाधक वाले ऑब्जेक्टिव टाइप वाले 2 आएंगे। 1 नंबर रिक्त स्थान वाला आएगा, 3 नंबर का एक सवाल आएगा। तो छोटे सवाल कौन से आ सकते हैं। हो सकता है आपको एक श्रेणी दे दे, जैसे 2 7 12, इसमें a क्या है, d क्या है ना। यह इसमें 10वां पद पूछ सकता है।
यह हो सकता है ए दे दिया 10 और डी दे दिया 10, इसका पांचवा पद क्या होगा। तो ये छोटे सवाल इस टाइप के कोई सूत्र पूछ सकता है ना। बट जो 3 नंबर का सवाल क्या क्या आ सकता है देखो, 3 नंबर में हो सकता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ऐसा पूछ ले। हो सकता है 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज होते हैं, या फिर पूछ सकता है 10,7,4 डॉट डॉट 65 का अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा। या हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 हो, है ना। इसके अलावा देखिए वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है तथा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस टाइप के सवाल 5वीं में पूछ सकते हैं। छठी प्रश्नावली की देखो, छठी प्रश्नावली आपके केवल 4 नंबर की है, 1, 1 और 2, यानी एक अभ्यासद है, एक रिक्त स्थान और एक छोटा प्रश्न लघुत्तरात्मक। अब देखो ये प्रश्नावली आपको केवल 4 नंबर की दिख रही है, 1, 1, 2, 2 नंबर की, लेकिन इसके अगर वो प्रकृति देखोगे ना, सबसे कठिन प्रश्नावली 10वीं की मेरे हिसाब से। इसमें छोटे छोटे प्रश्न 50 छोटे छोटे बन सकते हैं, किस किस छोटे छोटे प्रश्न को देखोगे, और वो भी ऐसे नहीं, थोड़ी अलग टाइप के। 2 नंबर के सवाल इसमें 100 सवाल बन सकते हैं 2 नंबर के, किस किस को देखोगे। अब सादा सवाल भी नहीं, ये बहुत टेढ़े सवाल है, बहुत कठिन सवाल है। तो जिनकी कैपेसिटी है वो इस प्रश्नावली को देख सकते हैं। बाकी मेरा सवाल है जो मध्यम श्रेणी के या फिर जिनको अपने आप को लगता है कि भाई मेरे थोड़ी कैपेसिटी कम है, तो मेरी सलाह कि वो इस प्रश्नावली को ना देखें, और जितनी मेहनत आप इसमें करोगे इतनी मेहनत किसी और में लगाओगे तो शायद उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। इसमें आप ज़्यादा मेहनत लगाओगे, टाइम खर्च करोगे, फिर भी आपको इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह है जिसकी कैपेसिटी हो वो ही इस प्रश्नावली को देखे। जब मुझे तो लग रहा है कि भाई मेरे तो 90 से प्लस नंबर आने चाहिए, 85 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, 80 से ज़्यादा, तो वो इसको देखे। जिसको लग रहा है कि मैं तो भाई जैसे कि 50%, 60%, 70% तक भी मेरे बन जाए, तो वो इसको छोड़ सकता है। अरे इसकी बजाय दूसरी थोड़ी सी मेहनत किसी और में कर लेना, क्योंकि इसमें 2 नंबर के एक बड़े सवाल के लिए 100 सवाल ऐसे बड़े बड़े सवाल निकालोगे, तो उससे बढ़िया इसको छोड़ो। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी हो देखो, जिसकी कैपेसिटी कम हो वो छोड़ो। 7वीं प्रश्नावली पे आते हैं। 7वीं प्रश्नावली देखो, एक अभ्यासद आएगा, 0 मतलब ना ऑब्जेक्टिव, एक अभ्यासद, एक रिक्त स्थान, 2 लघुत्तरात्मक आएंगे और एक 3 नंबर का। इसमें छोटे सवाल क्या आ सकते हैं देखो, पहले मैं उसकी बता रहा हूँ। इसमें हो सकता है छोटा सवाल आपके आ जाए P3, 4 इसकी एक शख्स से दूरी क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये पूछ सकता है। या 2, 3 व 4 के बीच की दूरी क्या होगी, तो ऐसा कुछ पूछ सकता है ना। और कुछ सवाल पहले कुछ तीसरी प्रश्नावली में मैं इसके दे सकता हूँ, दे दिए मैंने। अब देखो आगे देखो और सवाल देखो इसके। ये बड़े सवालों में देखो 3 नंबर या 2 नंबर में क्या आ सकते हैं। एक शख्स का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स और वाई में क्या संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। बिंदु ए 2, -2 है और बिंदु बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजी करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपके प्रश्नावली कौन सी है, ये आपके 7वीं प्रश्नावली के सवाल इसमें से आ सकते हैं। प्रश्नावली 8 देखिए। प्रश्नावली 8 आपके ना 1 नंबर का तो अभ्यासद आएगा, 1 नंबर का रिक्त स्थान आएगा, 2 नंबर के छोटे प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक, 4 नंबर का एक आएगा निबंधात्मक। इसमें छोटे सवाल क्या हो सकते हैं देखो, हो सकता है आपको tan a का मान 3/4 दे दे और sin a cos a या कोई सा भी और पूछे, ठीक है ना। या फिर आपको हो सकता है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ऐसे कोई समीकरण बना के और उसके मान रख के तुमसे हल करवाए। भाई इसकी जगह कोई और सवाल भी दे, उसके मान रखो सारणी में से और हल करो, तो ऐसा सवाल आपके 1 नंबर में आ सकता है। और सवाल देखते हैं। और सवालों में देखिए आपके 2 tan 30 और 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। यह आपसे हो सकता है sin 18 / cos 72 का मान पूछ ले, या हो सकता है आपसे cos 48 - sin 42 का मान पूछ ले, या हो सकता है आपके tan 2a बराबर cot a - 18 हो तो a का मान क्या होगा। ये तुमसे 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल ऐसे पूछ सकता है। 3 नंबर का और इसमें एक 4 नंबर का सवाल भी है। 4 नंबर वाले सवाल देखो इनमें से आ सकते हैं जो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं। 4 नंबर वाले देखिए, 4 नंबर में आपके देखो cos थीटा
बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा बराबर होना चाहिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर होना चाहिए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये अलग अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है और ये अलग सवाल है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी ये 4 सवाल आपके 4 नंबर में आ सकते हैं। अच्छी तरह देख लेना मेरा हिसाब से। अब आ जाते हैं आप नवी प्रश्नावली पे। नवी प्रश्नावली देखो, एक अभ्यसद आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा, है ना, 2 अति लघुत्तरात्मक आएंगे और एक लघुत्तरात्मक। अब देखिए इसमें, जैसे इसमें एक 3 मीटर की खंबे की परछाई की लंबाई, यानी एक खंबा 3 मीटर का, उसकी परछाई की लंबाई कितनी 3 मीटर, तो उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 3 मीटर दे रखी, खंबा की 3 मीटर लंबाई, छाया भी 3 मीटर। हो सकता है ऐसे कह दो बराबर, भाई 3 और 3 बराबर भी तो होते हैं, 3 और 3 मीटर दे दे, चाहे बराबर खंबे की लंबाई और परछाई की लंबाई दोनों बराबर, ऐसे दे दे तो बात एक ही है। तो उन्नयन कोण क्या होगा, ये चित्र दे दिया, आधार दे रखा इतना, आधार 10√3 है, ऊंचाई 10 मीटर है, तो बताओ इसमें थीटा कितना होगा, है ना, ऐसा पूछ सकता है। और देखिए ये इसमें ऐसे पूछ सकता है, देखो सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि के साथ साथ स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी, है ना। इसके अलावा देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। इसके अलावा देखो ऐसा पूछ सकता है, एक पेडेस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, शिखर पर एक है ना, कितनी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल और के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी। यह हो सकता है आपसे पूछ ले, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये 9वीं प्रश्नावली में से संभावना आपको बता दी। एक है 10वीं प्रश्नावली। 10वीं प्रश्नावली देखो, इसमें 1 नंबर का तो आएगा आपके अभ्यसद शायद, है ना, 1 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। देखो तो आपको 3 और 2 1 6 कितने लग रहे हैं, 7 नंबर। देखो आपको 7 नंबर कम लग रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको ताजुब करने वाली बात यह है कि इसमें ना 2 ही प्रश्नावलियां हैं, 2 क्या, एक ही प्रश्नावली है, और वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है, यानी एक ही प्रश्नावली है 7 नंबर की। तो मेरे हिसाब से आपको इस प्रश्नावली को छोड़ना नहीं चाहिए, 7 नंबर आपके लिए। हाँ, अगर छोड़ना चाहो तो लास्ट के 2-3 सवाल छोड़ देना, अगर आपकी कैपेसिटी तो पूरे देखना है या देखना आपको, लेकिन मान लो अब लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं बैठेंगे, तो आप लास्ट के 2-3 सवाल छोड़ सकते हैं, थोड़े बड़े हैं। बाकी ये प्रश्नावली मेरी सलाह है, एक ही प्रश्नावली है। अरे जैसे वैसे इसमें 10.1 भी है, 10.1 में जो सवाल बन सकते हैं वो तो मैंने इस पेपर में दे दिए, लेकिन 10.2 तो आप पूरी देख लेना, मेरी सलाह है, क्योंकि एक ही प्रश्नावली से 7 नंबर के सवाल आ जाएं तो उस प्रश्नावली को छोड़ना बेवकूफ़ी होती है ना। तो हाँ, छोड़ना चाहो ना फिर भी, तो लास्ट के 2-3 सवाल ऐसे थोड़े बड़े हैं, संभावना हो सकती नहीं आए, और आएंगे तो अथवा में आएंगे, तो 2-3 सवाल छोड़ सकते हो लास्ट वाले, है ना। तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत उपयोगी है, पूरी को पढ़ना, छोड़ना मत एक भी सवाल। 10.1 तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं है, बस रिक्त स्थान है, वो तो आप 2 मिनट में देख लोगे। 10.2 अच्छी तरह रट लेना, सलाह है, क्योंकि नंबर 7 है और प्रश्नावली 1, ठीक है ना। इसके आगे अब मेरे हिसाब से देखो क्या सवाल है, चाहे आप छोड़ते हो लेते हो, मेरे हिसाब से जो सवाल मैंने बनाए, स्पर्श रेखा देखो, छोटे प्रश्न अभी तो, स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। दूसरा प्रश्न, वृत्त में एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। स्पर्श रेखा व वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कितना कोण होता है। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 1 नंबर का सवाल वाले, 1 नंबर वाले सवाल है। और देखिए इसमें मेरे हिसाब से ये सवाल तो आप देखोगे, देखना ही देखना।
5 सेमी त्रिज्या, इसमें 10वीं प्रश्नावली में 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई क्या होगी? सिद्ध कर, अगला सवाल सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q से केंद्र से दूरी 25 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। सिद्ध करो कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह परिगत चतुर्भुज को ABCD, तो उसमें सिद्ध करो AB प्लस CD और AD प्लस BC। ये चित्र भी है, सवाल में देख लेना थोड़ा। तो ये प्रश्नावली मेरे हिसाब से आप इसके एक भी सवाल मत छोड़ना, है ना। छोड़ना चाहो 2-3 सवाल छोड़ सकते हो लास्ट के। प्रश्नावली 11 पे देखते हैं। प्रश्नावली 11 है, देखो चतुर्थांश। इसमें देखिए एक एक नंबर के, देखो एक अभ्यास, एक तिरस्थान और एक अतिलघु उत्तरात्मक, 3 तो छोटे प्रश्न आएंगे। एक है क्या नाम से 2 नंबर का सवाल। तो इसमें क्या सवाल आ सकते हैं, देखो हो सकता है आपसे पूछ ले वृत्त के चतुर्थांश का कितना कोण होता है, घंटे व मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाया जाता है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का सूत्र पूछ ले, चाप की लंबाई 10 सेमी है, त्रिज्या 6 सेमी है, तो बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। या फिर आपसे एक सवाल और पूछ लीजिए, 21 सेमी त्रिज्या के वृत्त से काटे गए त्रिज्याखंड को कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई व क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, वह वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इस सवाल में चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी इसमें 3 सवाल आ गए, तो ये देख लेना, आपके इनमें से पार पड़ जाएगी। प्रश्नावली 12वीं की देखते हैं। देखो प्रश्नावली 12वीं, देखो इसमें एक नंबर का अभ्यास, 1 नंबर का तिरस्थान, 1 नंबर का लघुत्तरात्मक, मतलब 1 नंबर के तो 4 है, 2 नंबर का एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है। यानी कि इसमें टोटल मिला के 6 नंबर की है। अब देखो अगर आप इस नंबर के हिसाब से देखे जाओगे ना, तो इस पूरी प्रश्नावली में ना ऐसा शायद ही कोई ऐसा सवाल मिले जो 3 नंबर या 4 नंबर से कम का हो। यानी पूरे सवाल बड़े बड़े हैं, छोटा सवाल तो शायद ही कोई है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि सवाल प्रश्नावली में से पूछेगा डायरेक्ट। और अगर आपको कोई छोटा सवाल मिल जाए ना या इजी सवाल, उसको तो आप देख लेना, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा सवाल बड़े हैं, 3 नंबर या 4 नंबर वाले हैं, 2 नंबर में से कोई सवाल आएगा नहीं। तो इसलिए इसके सवाल निकालने की बजाय आप क्या करो, एक तो इसके सभी सूत्र याद कर लो। सूत्र याद कर लोगे तो सूत्रों से संबंधित डायरेक्ट सवाल पूछेगा। जैसे मान लो क्षेत्रफल है 2πr/h का, जैसे 2πr/h सवाल दे दिया, जिसका बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र है क्षेत्रफल का, तो इसमें त्रिज्या दे दी, ऊंचाई दे दी, तो आप डायरेक्ट उसका बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लोगे, है ना। तो आप क्या करो, इसके सूत्र याद कर लो, सूत्रों से संबंधित जो भी सवाल पूछेगा वो आप कर दोगे। ये इस प्रश्नावली में जो भी छोटे सवाल तुम्हें लगे या इजी वो देख लो, बड़े सवाल मत देखना कोई से भी। बड़े क्या, इसमें ज्यादातर सवाल, इसमें 90% सवाल बड़े ही हैं, जो 3 नंबर 4 नंबर से कम के बन ही नहीं सकते। 2 नंबर का इसमें बड़ा बड़ा सवाल है। तो इस प्रश्नावली के ज्यादा सवाल आप देखे भी नहीं, चक्कर में ना पड़े। मैंने क्या बताया, या तो सभी सूत्र याद कर लो, इनके सूत्रों के हिसाब से सवाल निकाल लो, हर एक सूत्र का एक सवाल, है ना। और छोटे सवाल जो भी मिल जाए वो, है ना। इसके अलावा संख्या वाले सवाल कोई हो, संख्या, जैसे संख्या पूछता है ना कि भाई जैसे एक टंकी में से एक गिलास पानी भर के निकाला, तो बताओ उसमें कितने गिलास पानी निकलेंगे। तो कोई ऐसा सवाल हो संख्या वाला हो तो वो निकाल लेना। या हमें कोई वस्तु का आयतन या क्षेत्रफल देकर त्रिज्या या ऊंचाई पूछे, किसी भी वस्तु का आयतन व क्षेत्रफल देकर क्या पूछे, त्रिज्या ऊंचाई, तो इस टाइप के सवाल भी अगर मिल जाए ना तो निकाल लेना। बाकी इस प्रश्नावली में से डायरेक्ट तो ऐसा कोई सवाल मुझे लगा नहीं, बहुत कम इक्के दुक्के सवाल को छोड़ के कि वो इस नंबर के हिसाब से फिट बैठते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली के ज्यादातर सवाल 3 नंबर 4 नंबर से कम के नहीं है। फिर भी आपको लगे कोई छोटे सवाल वो देख लेना, ज्यादा बड़े सवाल के पीछे मत पड़ना, क्योंकि ज्यादा ये सवाल बना के देगा अलग से। और फिर अगर आप देखना चाहो तो इसमें जो कुछ सवाल होंगे ना वो आप किसमें जो डेस्क वर्ग आएगी उसमें से देख लेना, क्योंकि उसमें तो बड़े डेस्क वर्ग में भी कभी कभी बड़े बड़े सवाल दे देता है। तो ठीक है ना। बाकी मैं खुद वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं उसी हिसाब से बताऊंगा, जैसे मोस्ट पेपर के हिसाब से, है ना। मैं उसी हिसाब से नहीं बताऊंगा कि परीक्षा में क्या आएंगे ना। तो एक मैं मॉडल पेपर के हिसाब से, जो मैं मोस्ट पेपर बनाऊँ उसी के हिसाब से हल करवाऊंगा, तो आप उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। प्रश्नावली 13वां देखो,
तेरहवीं प्रश्नावली देखो, मेरे हिसाब से जो तेरहवीं प्रश्नावली है ना, आपके लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। तेरहवीं प्रश्नावली बोर्ड की तरफ से आपके लिए गिफ्ट मानता हूं मैं। ये सरल प्रश्नावली है। देखो कुछ प्रश्नावली देखो बोर्ड ने क्या किया, जो कुछ कठिन प्रश्नावलियां हैं उनको तो कम नंबर की कर दी, ताकि आप उनको फालतू में उनके पीछे ना पड़े। उनके पीछे वही पड़े जो सुपर, जो 90+ लाने वाले हैं। और जो कुछ सरल प्रश्नावलियां सरल, उनको ज्यादा नंबर की कर दी, ताकि जो मध्यम श्रेणी के कमजोर बच्चे हैं उनको फायदा मिल सके। अब देखो ये सरल प्रश्नावली है, मतलब कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। और ये 13 नंबर की प्रश्नावली है। और देखो इसमें एक एक नंबर के 4 सवाल है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर। तो इस प्रश्नावली को तो आप रट देना, इसमें कोई सवाल छोड़ना मत। ज्यादा कठिन लगे उसको छोड़ देना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको अच्छी तरह हल कर लेना। आपके सब दिमाग में कुछ, अरे 2-5 सवाल होंगे कोई ऐसे जो थोड़े कठिन लगे होंगे, तो आप उनको छोड़ सकते हो। कठिन वाले छोड़ देना, ऐसी बात नहीं। 3 और 4 का तो अथवा में तो आएगा ना। मान लो कोई कठिन सवाल आ भी गया तो अथवा में हमारे पास दूसरा सवाल होगा, पर फिर भी 2-4-5 सवाल होंगे ऐसे ज्यादा से ज्यादा कठिन, उनको छोड़ देना। बाकी पूरी प्रश्नावली अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। 13वीं प्रश्नावली 13 नंबर की है। अरे मान लो स्कूल से 20 नंबर मिल रहे हैं, 13 नंबर आपके हैं, तो 33 नंबर तो ये हो गया पास करने के लिए। आपको पास तो यही प्रश्नावली करा रही है। तो ये आपके लिए बोर्ड की तरफ से गिफ्ट मानता हूँ इस प्रश्नावली को। इसको छोड़ना मत, अच्छी तरह रट लेना, अच्छी तरह एक एक सवाल निकाल लेना। हाँ, कोई ज्यादा कठिन 2-4 सवाल होंगे उनको छोड़ देना, क्योंकि अथवा में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 13वीं प्रश्नावली मेरे लिए आपको विशेष सलाह है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना पूरी, है ना। अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, 13 नंबर के सवाल आएंगे। तो आपके लिए बोर्ड का गिफ्ट मानता हूं मैं, मतलब ऐसा इतने नंबर की इतनी सरल प्रश्नावली देता नहीं है बोर्ड, पर आपको इस बार दी है। अब 14वीं प्रश्नावली पे आते हैं। 4 नंबर की, 1 नंबर का बचा था, 1 नंबर का रिक्त स्थान है। तो इसमें जो सवाल होंगे वो देखो, एक संभव असंभव घटनाओं से संबंधित पूछ सकता है। भाई पूछ सकता है संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, दोनों का योग क्या होता है। या हो सकता है पीई का मान देकर पीई नहीं का मान देकर पीई का मान पूछ ले, या पीई का मान देकर पीई नहीं का मान पूछ ले, है ना। तो यह संभव घटना का मान देकर असंभव का पूछ ले, असंभव का मान देकर संभव का पूछ ले। तो ये एक एक नंबर में से सवाल आ सकते हैं। या इसके अलावा देखो तुम्हें और सवाल कैसे आ सकते हैं। देखो एक थैले में जैसे 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंदें हैं, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता, हरी गेंद होने की प्रायिकता निकालिए। एक सिक्का उछाला तो बताओ हेड आने की प्रायिकता। तो ऐसे सवाल इसमें आएंगे। तो देखिए बोर्ड इस मॉडल पेपर, ये जो ब्लू प्रिंट, इसके आधार पर मैंने ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा फायदा मिले। मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि इतने परसेंट मिलेंगे। मैं तो मेरे हिसाब से तो पता नहीं कितने आ जाए, हो सकता है मेरे हिसाब से तो 80% आ जाए, 90 आ जाए, लेकिन देखो मैं आखिरकार ये अनुमान पे आधारित है, मैं कोई बोर्ड पेपर छापने वाला नहीं हूँ। तो मैंने बोर्ड की ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरी कोशिश की है कि इसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर मान लो आप एक काम कर सकते हो, भाई आपको लगता है कि भाई क्या पता मिले नहीं मिले, तो आप भाई सवाल, तो ये सवाल आप वैसे पढ़ोगे, तो मेरा कहना इनको आप पहले अच्छी तरह रट लो, अच्छी तरह निकाल लो, फिर टाइम बचे तो आप बाकी को निकालते रहना। अरे ये सवाल भी तो उन्हीं किताब के, कोई अलग थोड़ी है। तो आप ये निकालें, ठीक है ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये गारंटी नहीं है कि यही सवाल आएगा। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई ये एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद, तो यही आएगा। अरे गेंद की जगह कोई और आ जाए, 5 की जगह कुछ और आ जाए, सवाल कुछ और, लेकिन इस टाइप के आएंगे, जैसे ऐसे प्रायिकता पूछेगा, है ना, इस टाइप के सवाल वो देगा। तो ये मैंने प्रयास किया है आपके लिए कि भाई आप गणित में जो मोस्ट कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिले। और भाई जिसको लग रहा है कि भाई मेरे को तो पूरी पढ़नी है, वो इसको भी पढ़ सकता है, ताकि उसके नहीं, इसमें तो नंबर नहीं कटे कम से कम, तो आप ज़्यादा इसका फायदा लें। ये मेरा गणित का जो मोस्ट प्रश्नों से संबंधित पेपर था। अब मैं विज्ञान का भी डालूंगा 1-2 दिन में, तो उसका भी आप फायदा लेना। और चैनल को फिर आखिरी में यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो थे, देखो सब्सक्राइब करने से फायदा यही है, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ना वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा, है ना। इसलिए सब्सक्राइब के लिए कहते हैं। तो धन्यवाद।